तो दोस्तों सपोज करो एक डिजिटल इमेज, एक सिंपल जेपीईजी फाइल, ना कोई फिजिकल फ्रेम, ना कोई कैनवस, ना ही कोई ऐसी चीज जिसे आप अपने हाथों में पकड़ सके। लेकिन मार्च 2021 में पूरी दुनिया दंग रह गई जब क्रिस्टी ऑक्शन हाउस ने इसे 69.3 मिलियन में बेचा। ये कोई ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन नहीं था, ये एक ऐसी मैडनेस की शुरुआत थी जिन्होंने नॉर्मल लोगों को रातों रात मिलियनेयर बना दिया और फिर उतनी ही तेजी से रोड पर ले आए। जब एक साल में 21,000% का जंप और फिर रातों रात में 99% का कोलैप्स, आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या एक सिर्फ एक टेक्निकल इनोवेशन थी या फिर ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा कलेक्टिव डिल्यूजन? आज हम सिर्फ जेपीईजी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी की जो इसके पीछे थी, उन सेलिब्रिटीज की जिन्होंने इसे प्रमोट किया और लालच की जिसने बिलियन ऑफ डॉलर्स का धुआं कर दिया। वेलकम टू द एपिसोड ऑफ निश्चय बट्टा। चलिए इसे गहराई में समझते हैं। आज हम सिर्फ एक ऐसे ट्रेंड की बात नहीं करेंगे बल्कि एक ऐसी मैडनेस की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब आने वाले हिस्टोरियंस ईयर 2021 को स्टडी करेंगे तो वो एक पैंडेमिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो नोट करेंगे कि कैसे पूरी ह्यूमन रेस एक अजीब से फाइनेंशियल फ्यूगर में थी। हम सब अपने घरों में बंद थे, ऑफिस बंद थे, स्कूल बंद थे, लेकिन तब एक ऐसी चीज हुई जिसने मार्केट का चेहरा बदल दिया। ईयर 2020 के क्रैश के बाद गवर्नमेंट ने इकोनॉमी बचाने के लिए ट्रिलियन ऑफ डॉलर प्रिंट किए। स्टिमुलस चेक आसमान से बरस रहे थे, लोगों के पास एक्स्ट्रा कैश था, हाथ में स्मार्टफोन था और रॉबिनहुड जैसे ऐप ने ट्रेडिंग को एक गेम बना दिया था। आने वाले हिस्टोरियंस नोट करेंगे कि ईयर 2021 के मार्च में एक ग्लिच इन द मैट्रिक्स आया था। क्रिस्टी ऑक्शन हाउस जो 1766 से चल रहा है, उसने एक ग्लिच फाइल बेची 69.3 मिलियन डॉलर में। ना कोई फिजिकल फ्रेम, ना कोई कैनवस, बस एक जेपीईजी। यहाँ से शुरू होता है वो क्वेश्चन, वैल्यू क्या है? क्या वो जेपीईजी 69 मिलियन वॉट था या हम सब कलेक्टिव इल्यूजन का हिस्सा थे? उसी वक्त जैक डॉर्से का पहले ट्वीट 2.9 मिलियन डॉलर में बिका। ये कोई ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन नहीं थे, ये एक एरा का इल्यूजन था जहाँ लोग अपनी सेविंग्स को इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। लोग अक्सर पूछते हैं मैं बस राइट क्लिक सेव क्यों नहीं कर सकता? वेल, टेक पर्सपेक्टिव से देखें तो एनएफटी का असली मैजिक इमेज में नहीं बल्कि उसकी नीचे छुपी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में है। ब्लॉकचेन को ऐसे लेजर या रजिस्टर की तरह समझो जो दुनिया भर के कंप्यूटर एक साथ अपडेट होता है, इसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। जब आप एक एनएफटी खरीदते हो तो ब्लॉकचेन पर एक एंट्री करते हो जो हमेशा के लिए वहां फिक्स हो जाती है। लेकिन एनएफटी नॉन फंजिबल क्यों है? पूरे सिस्टम को चलाते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कोई वकील नहीं लिखते बल्कि ये कोड होते हैं जिसमें एथेरियम या सोलाना जैसे नेटवर्क पर रन करता है। जब कोई आर्टिस्ट अपना काम मिंट करता है तो बेसिकली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करता है ओनर कौन है, क्या आर्टिस्ट को हर रीसेल पर रॉयल्टीज कमीशन मिलनी चाहिए, क्या ये ऐसे ट्रांसफर की जा सकती है। आर्टिस्ट के लिए एक रेवोल्यूशन था, पहली बार वो बिना किसी मिडिल मैन के अपनी डिजिटल फाइल्स को डिजिटल गोल्ड में बदल सकते थे। लेकिन ये गोल्ड असली में एक इल्यूजन था। ये तब पता चला जब मिंटिंग का नशा सबके सर पर चढ़ चुका था। तो चलिए दुनिया के पहले बड़े सक्सेस स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कैसे दो वाले प्रोजेक्ट ने पूरे एनएफटी की क्रेज को बना दिया। अगर हम एनएफटी की हिस्ट्री की बात करें तो हमें ईयर 2017 में पीछे जाना होगा। सोचिए जब एनएफटी वर्ड किसी ने सुना भी नहीं था, तब दो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लार्वा लैब्स और मैट होल ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्रिप्टो पंक्स बनाए 10,000 छोटे 24x24 पिक्सल आर्ट सेल्स जो एल्गोरिथमिकली जनरेट किए थे। सबसे क्रेजी बात, उन्होंने फ्री में दिए थे। जिसके पास भी एथेरियम वॉलेट था वो इन्हें क्लेम कर सकता था। आज वही फ्री पंक्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये एक डिजिटल स्टेटस सिंबल बन चुका है। ये वही चीज है जो लोग ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं दिखाने के लिए कि हम ओजी क्रिप्टो यूजर्स हैं। इसके बाद आई वो हेडलाइंस जिसने मेन स्ट्रीम मीडिया को हिला दिया। माइक विंकलमैन जो पीपल के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने 5,000 डिनोन तक रोज एक डिजिटल आर्ट बनाया। क्रिश्चियन ऑप्शंस में जब उनका एवरीडे पीस 69 मिलियन डॉलर में बिका तो डिजिटल आर्ट एक मजाक से बदलकर एक सीरियस इन्वेस्टमेंट में बन गया। लेकिन यहाँ एक कैच है, पीपल का ऑप्शन खत्म होने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में माना कि वो खुद हैरान थे। उन्होंने अपने एथेरियम का कोल्ड हार्ड कैश में कन्वर्ट कर लिया और उन्हें क्या पता था कि बबल बर्स्ट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं डार्क साइड्स ऑफ रग और उसके स्कैम्स के बारे में। एनएफटी की दुनिया में एक टर्म बहुत मशहूर हुई, रग। इसे ऐसे समझो कि आप एक कारपेट पे खड़े हो और अचानक से कोई जोर से खींचने लगे, आप अचानक से गिर जाओगे और खींचने वाला कारपेट लेकर भाग जाएगा। एनएफटी में कैसा होता है, एक हाई बिल्डअप होती है, डेवलपर्स एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, बड़े बड़े रोड मैप दिखाते हैं जैसे वो गेम बनाएंगे, मेटावर्स बनाएंगे और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पैसा देकर सेलिब्रिटीज या यूट्यूबर से शोर मचवाया जाता है और एक फोमो क्रिएट किया जाता है और एक डिसअपीयरेंस लास्ट में क्रिएट की जाती है। जैसे ही पैसा कलेक्ट होता है डेवलपर्स अपनी वेबसाइट डिलीट करते हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर बंद कर और सारा पैसा इथेरियम लेके गायब। इस गेम का सबसे बड़ा हथियार है एनोनिमिटी। ब्लॉकचेन पर यह पता लगाना मुश्किल था कि एविल आके असलियत में कौन है। लोग उन्हें अपना डायमंड हैंड दिखाते रहे लेकिन वो लोगों का पेपर मनी लेकर भाग गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोग इन ऑब्वियस टू गुड टू बी ट्रू जैसी स्कीम्स में कैसे फंस जाते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजी काम कर रही थी। एनएफटीज और मनी लॉन्ड्रिंग कनेक्शन एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री रहा है। बहुत से क्रिटिक्स का मानना है कि एनएफटी यूज सिर्फ आर्ट के लिए नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया गया है। नेक्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे वर्क करती है।